नमस्कार दोस्तों। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी जरूरी है ताकि घिनौने अपराध करने वाले अपराधी पूरे समाज के सामने बेनकाब हो सकें। लेकिन सवाल यह है कि क्या अंकिता भंडारी को पूरा न्याय वाकई में मिल पाया है? याद कीजिए, जब आज से लगभग 2 साल पहले उत्तराखंड की एक 19 साल की लड़की की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अदालत ने सजा भी सुनाई, आरोपी जेल में है, लेकिन एक सवाल आज भी बदस्तूर जारी है, वीआईपी कौन था? अब महीनों बाद एक फेसबुक लाइव, कुछ ऑडियो क्लिप्स और सत्ता से जुड़े कुछ तथाकथित नामों ने इस सवाल को फिर से एक बार जिंदा कर दिया है। अब ये सब नए उभरे ट्विस्ट क्या किसी और सच की ओर इशारा कर रहे हैं या फिर एक बेहद संवेदनशील हत्याकांड को आपसी झगड़े और राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरल ऑडियो वीडियो के दावों की, सरकार की चुप्पी की, जांच एजेंसियों की भूमिका और सिस्टम की जो बार बार ताकतवर लोगों के सामने कमजोर पड़ जाता है। साथ ही बात धामी सरकार को देश की सर्वोच्च अदालत से पड़ी फटकार की, जिसने धाकड़ इमेज पर एक बड़ा वाला डेंट डालने का काम किया है। जरूरी यह भी समझना होगा कि कैसे और क्यों पहाड़ के मासूम लोगों को सरकार ने जंगली नरभक्षी जानवरों के आतंक के साए तले छोड़ दिया है। ये सभी मुद्दे पहाड़ प्रदेश की अस्मिता से जुड़े हैं, लिहाजा इस वीडियो का एक एक अंश आप सभी को देखना होगा और कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय भी देनी होगी, ताकि पहाड़ की पीड़ादायक स्थिति की असल हकीकत से आप रूबरू हो सकें। आप सभी जानते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद वीआईपी को लेकर जारी चर्चाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ उथल पुथल मचा दी है। लगभग 40 मिनट के फेसबुक लाइव में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी के नाम से प्रचलित उर्मिला सनावर राठौर ने कई राज खोले, हड़कंप मचा दिया। फेसबुक लाइव में कई बार भावुक हुई अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कहा कि वो मुंबई में रहती हैं। अंकिता हत्याकांड के बाद जाने अनजाने और खासकर पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर से झगड़े के बाद इस हत्याकांड से जुड़ी बातें उनके मोबाइल में रिकॉर्ड होती चली गई। उन्होंने कहा कि उन्हें इस लड़ाई में कई लोगों का समर्थन मिल रहा है। उर्मिला ने कहा कि उन्हें दिल्ली से व मंत्रियों की ओर से बातचीत के लिए कहा जा रहा है। साथ ही यह भी कहा कि वो पूरी सुरक्षा के साथ पुलिस व कोर्ट जाएंगी। उर्मिला ने भाजपा नेता स्वामी यतीश्वरानंद पर भी गंभीर आरोप जड़े हैं। कुल मिलाकर पति पत्नी यानी सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के झगड़े की ज्वाला अंकिता हत्याकांड की तरफ मुड़ने से भाजपा की राजनीति में देहरादून से लेकर दिल्ली तक में भूचाल सा मचा है। इस ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर सुरेश राठौर और उर्मिला के बीच बातचीत में एक बड़े भाजपा नेता और महिला का नाम भी सामने आया है। 1 मिनट 31 सेकंड के इस ऑडियो में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर कहते हैं कि उक्त महिला ने ही वरंतरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलवाया था। इस रिजॉर्ट में ही अंकिता हत्याकांड हुआ था। सवाल उठता है कि क्या उक्त महिला ने कथित भाजपा नेता के इशारे पर ही सबूत मिटाने के लिए वरंतरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलवाया? हम इन तमाम ऑडियोज की सत्यता की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन उर्मिला सनावर के दावे को माने तो उन्होंने इन ऑडियो क्लिप्स की जांच भी लैब के द्वारा करवा ली है। बहरहाल भाजपा के कई बड़े नेताओं से जुड़े इस ऑडियो वीडियो के खेल ने राजनीति में खलबल मचाकर रख दी है। हालांकि कोटद्वार कोर्ट इसी साल अंकिता मर्डर केस के आरोपी पुलकित आर्य व अन्य 2 को सजा सुना चुकी है। तीनों ही जेल में हैं, लेकिन जांच में वीआईपी के नाम का कोई खुलासा नहीं होने के बाद अब कई महीने बाद कहीं गट्टू और कहीं सीधे तौर पर नाम का उल्लेख भाजपा के लिए चिंता का सबब बन गया है। इधर पूर्व भाजपा विधायक की पत्नी उर्मिला ताजा तरीन वीडियो में साफ कह रही हैं कि अंकिता ने गट्टू के पास जाने से मना कर दिया था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई है। इसके अलावा वायरल ऑडियो से यह भी साफ हो रहा है कि राठौर ने बेहतर रिश्ते के समय उर्मिला सनावर को यह गुप्त बातें बता दी थीं और अब रिश्ते खराब होने पर उर्मिला अपने वायरल वीडियो में अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े अनसुलझे तथ्य सामने रख रही हैं, जिसके बाद अंकिता हत्याकांड को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। लोगों का कहना है कि कोर्ट और जांच एजेंसी को वीडियो और ऑडियो क्लिप की जांच कर राठौर और उर्मिला और उक्त महिला से पूछताछ करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो लंबे समय से वीआईपी के चेहरे पर पड़े नकाब को बेनकाब होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन सवाल यही है, क्या सरकार वास्तव में अंकिता भंडारी को पूरा न्याय दिलाने के प्रति ईमानदार है?
क्या सत्ता से जुड़े लोगों के खिलाफ निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो पाएगी? गट्टू जैसे नाम आखिर किन सच्चाइयों की ओर इशारा कर रहे हैं? कांग्रेस के उत्तराखंड अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तो इस मुद्दे को दिल्ली में जाकर ही राष्ट्रीय चैनलों के सामने पूरा वीडियो दिखा दिया। अब इस मुद्दे की गूंज दिल्ली में भी बराबर सुनाई दे रही है। गणेश गोदियाल इस घटना के समय से ही इस मुद्दे पर हमलावर रहे हैं और अब इस खुलासे के बाद उन्होंने इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 10 दिनों के भीतर अगर सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करती है तो कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी सवालों के जवाब में असली दोषी कांग्रेस को ही करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अंकिता की असली अपराधी कांग्रेस है और जनता ने अंकिता की लड़ाई लड़ने के लिए भाजपा को आशीर्वाद दिया है। कमाल ही हो गया। मतलब अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अपने ही नेताओं के ऑडियो शायद सुनाई नहीं दे रहे। यहां महेंद्र भट्ट एक और गलती कर गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगाने वाली महिला को अस्तित्वहीन बताने लगे। महेंद्र भट्ट तमाम खुलासे करने वाली उर्मिला सनावर को ही पहचानने से इनकार करते नजर आए, जिसका पलटकर अपने आप को पूर्व विधायक की दूसरी पत्नी बताने वाली एक्ट्रेस ने जवाब दे डाला। अपनी फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस उर्मिला ने महेंद्र भट्ट को भी कटघरे में खड़ा करते हुए वीडियो जारी कर दिया, जिसमें अपनी फोटो भी उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ जारी कर दी। उर्मिला सनावर यहीं नहीं रुकी, उन्होंने महेंद्र भट्ट को लेकर भी कई खुलासे करने का दावा कर डाला और कहा हो सकता है भट्ट जी इस फोटो को भी एआई फोटो बताकर अपना बचाव कर लें, लेकिन कच्चा चिट्ठा मेरे पास और भी बहुत है। वैसे इस पूरे मामले में पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर मीडिया के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं और कह चुके हैं कि उनकी ऑडियो में छेड़छाड़ हुई है और इसको बनाने में एआई का हाथ है। इसके साथ ही पूर्व विधायक ने यह तक दावा किया कि उर्मिला उनकी दूसरी पत्नी होने का जो दावा कर रही हैं वो गलत है, कोई सबूत दिखा दे वो। हालांकि इस दावे के विपरीत ऐसे कई फोटो वीडियो हैं जो सोशल मीडिया की सुर्खियां पूर्व में बन चुके हैं। अब वो सब भी एआई जनित हैं, या तो उर्मिला जाने या पूर्व विधायक। सच ये भी है कि आज के बदलते दौर में अपने सभी विरोध करने वाले तथ्यों को एआई जनित कहना एक नया फैशन है। बहरहाल इस शादी वाले मैटर को भी जांच एजेंसी के जरिए ही धामी सरकार को सुलझाना होगा। राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उनकी जांच भी होती है और सच सामने भी आता है, लेकिन महज किसी आरोप के जवाब में किसी महिला के चरित्र से लेकर उसको अस्तित्वहीन बताना एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष की सोच और समझ को भी दर्शाता है कि कैमरे के सामने उनको किन शब्दों का प्रयोग करना है, खासकर तब जब देश के प्रधानमंत्री हर मंच से महिलाओं को लेकर सम्मानित भाषा का प्रयोग करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान के बाद उक्त महिला ने फेसबुक लाइव आकर सनसनीखेज दावे किए। उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति में दोबारा धमाका कर दिया। महिला ने दावा किया कि महेंद्र भट्ट ने उनको ज्वालापुर से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। साथ ही महिला ने कई ऐसी बातें भी महेंद्र भट्ट के लिए कहीं जिनको हम आपके सामने अपने चैनल पर दोहराने में सक्षम नहीं हैं। कुल मिलाकर महेंद्र भट्ट जब भी कुछ बोलते हैं भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं और इस बार तो महेंद्र भट्ट के साथ साथ पार्टी के बड़े नेता भी निशाने पर हैं। यहां एक बात और, पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर और आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इसके साथ ही एक और ऑडियो भी महिला द्वारा सार्वजनिक किया गया, जिसके अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऑडियो में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी ने इसकी सीबीआई जांच नहीं होने दी और उन्होंने इनको बचाया, क्योंकि अगर नाम सामने आते तो पार्टी की बहुत बदनामी होती। हालांकि हम फिर कह रहे हैं कि ये सिर्फ आरोप हैं, इनमें कितनी सत्यता है ये सिर्फ और सिर्फ जांच का विषय है। इस मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने भी गृह सचिव शैलेश बगोली को पत्र लिखकर फेसबुक व मेटा की 28 आईडी, 9 इंस्टाग्राम हैंडल, 2 एक्स हैंडल और 8 यूट्यूब चैनलों पर उनको लेकर अपलोड किए गए कंटेंट को डिलीट कराने को कहा है। साथ ही कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है। इस संबंध में गौतम ने उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगोली को पत्र लिखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टीवी चैनलों को स्पष्ट निर्देश देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर झूठी और भ्रामक सामग्री फैलाकर उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका बयान भी सामने आया है। दुष्यंत गौतम ने कहा कि मेरे राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में ईमानदारी, निष्ठा और चरित्र ही मेरी पहचान रही है। आज मन की पीड़ा शब्दों के रूप में सामने आई है।
मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी मेरी इस पीड़ा को समझते हुए न्याय की इस लड़ाई में अन्याय के विरुद्ध मजबूती से मेरे साथ खड़े होंगे। बयान सुनिए। मैंने 47 वर्ष लगातार राजनीति सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अपने नैतिक मूल्यों को, भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को, समाज में रहने वाले बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए आज तक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। इस सनसनीखेज मामले ने प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में भाजपा की किरकिरी करवा कर रखी है। बावजूद इसके सभी बड़े नेता चुप्पी साधे बैठे हैं, केवल एक के। हर बार की तरह हर मुद्दे पर बेबाक बोलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है, आरोपियों की जांच होनी चाहिए और अगर कोई दोषी है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मेरा भाई या मेरा बेटा ही क्यों ना हो, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। कुल मिलाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही प्रदेश सरकार और प्रदेश संगठन को आईना दिखा दिया है। आप उनका ये तीखा बयान सुनिए जिसने पूरे प्रदेश में हलचल मचा कर रख दी है। देखिए, कोई भी हो, इस तरह का काम करने की, इस तरह के गलत काम करने की किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, मेरा बच्चा हो, मेरा भाई हो, किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। समाज की छवि खराब करने का काम ये नहीं होना चाहिए, इससे समाज पर धब्बा लगता है। तो ये मैं इसको व्यक्तिगत रूप से भी मेरे को बहुत तकलीफ इस सारे विषय को लेकर के। मैंने पहले भी इसमें अपनी बात कही है जब ये घटना घटित हुई थी। आज भी मैं कहता हूँ कि बहुत गंभीर मसला है और इस पर कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। यहां गौर करने वाली बात यह है कि त्रिवेंद्र के बयान के सुर्खियों में आने के तुरंत बाद यमकेश्वर से पूर्व विधायक विजय वर्तवाल ने भी तीखा लिखित बयान जारी कर कांग्रेस की तर्ज पर सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि न्याय होना ही पर्याप्त नहीं है, न्याय दिखना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, परंतु हमारी बेटियों की प्रतिष्ठा, सम्मान और अस्मिता की रक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। महादेव की इस पवित्र भूमि पर यदि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो इस राज्य को संभालने का अर्थ क्या रह जाता है। विजय बर्तवाल इकलौती भाजपा नेत्री हैं जिन्होंने इस प्रकरण पर कुछ कहा है, वरना तो वो महिलाएं भी हैं जो पहले अन्य विपक्षी पार्टी में रहकर भाजपा से सीबीआई जांच की मांग करती रही थी, लेकिन भाजपा में होने के बाद उनकी जुबान पर मानो ताले लग चुके हैं। इस मामले में एक आध को छोड़कर पूरी बीजेपी का मुंह बंद है, फिर चाहे महिला मोर्चा हो या भाजपा पदाधिकारी। सवाल यह भी है कि एक्ट्रेस उर्मिला सनावर की तरफ से लगाए गए तमाम आरोपों पर सिस्टम चुप्पी साधे क्यों बैठा है। हो सकता है कि ये तमाम आरोप उर्मिला और पूर्व भाजपा विधायक की आपसी लड़ाई से उपजा हो, लेकिन उस पर भी जांच तो गहराई से की ही जा सकती है। यही मांग कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और साथ ही पूर्व भाजपा विधायक विजय बर्तवाल भी कर रही हैं, लेकिन इस पर धामी सरकार का मौन सवाल खड़े कर रहा है, तमाम सरकारी एजेंसी होने के बावजूद भी। यहां उक्त महिला पर मुकदमा करने की बजाय मुख्यमंत्री धामी को चाहिए था कि उर्मिला को पूछताछ के लिए बुलाकर तमाम सबूतों की जांच कर ली जाती और ऐसे गंभीर मामले में सीबीआई जांच से दूरी न बना तुरंत उसकी संस्तुति कर देनी चाहिए थी। ऐसे में एक किशोरावस्था लड़की की जघन्य और दुखद मौत निश्चित रूप से एक सनसनीखेज अपराध था जिसने हमारी सामूहिक चेतना को झकझोर कर रख दिया था। अंकिता भंडारी जैसा अति संवेदनशील मुद्दा राजनीति का औजार नहीं बनना चाहिए। इस मामले में सरकार का मौन रहना भी कई सवाल खड़े कर रहा है, खासकर तब जब ये आरोप खुलकर उक्त महिला एक्ट्रेस द्वारा लगाए जा रहे हैं कि भाजपा नेता रात को घटनास्थल पर मौजूद थे। अगर ये सच है तो इस पर स्पष्ट और तथ्यात्मक जवाब सामने आना जरूरी है और यदि आरोप निराधार हैं तो सच्चाई भी उतनी ही मजबूती से जनता के सामने रखी जानी चाहिए।
धामी सरकार की जिम्मेदारी है कि सच्चाई सामने लाए और पूरे विवाद पर विराम लगाए। और अगर कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर वाकई नहीं है तो कानून अपना काम करे। अंकिता के नाम पर राजनीति नहीं, अंकिता के लिए न्याय चाहिए। सरकार को चाहिए कि इन सभी ऑडियो और आरोपों की जांच संशय को खत्म कर सीबीआई के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या सर्विंग जज की निगरानी में हो। और अगर महिला गलत आरोप लगा रही है तो उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कारण साफ है कि प्रदेश की जांच कर रही एसआईटी ने तो कमरे को ही वीआईपी बता दिया था। ऐसे में उनसे ये जांच होगी तो यकीनन सवाल वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। ना असल वीआईपी जांच के घेरे में आएंगे और ना ही अंकिता को पूरा न्याय मिल पाएगा। राजनीतिक तमाशा बनाने की बजाय और अंकिता के अंतिम व्हाट्सएप चैट को बेहद गंभीरता से लेते हुए वीआईपी की तलाश हो। वही चैट जो चीख चीख कर कहती रही कि कोई रसूखदार था जिसके सामने परोसने के लिए उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। अब एक तरफ अंकिता का अधूरा न्याय है और दूसरी तरफ गट्टू, जिस पर यह चर्चा जोरों पर है कि गट्टू को वीआईपी की पात में खड़ा करने में अपने ही लोगों का हाथ है। कुछ भाजपाइयों का यह भी मानना है कि यह एक बड़ा षड्यंत्र है जो कहीं भीतर से ही है, मतलब पिक्चर अभी बाकी है। खैर, हम या हमारा चैनल इन सभी ऑडियो वीडियो क्लिप्स और आरोपों की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। ये जांच का विषय है, पर एक बात साफ है कि इस नए विवाद से भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर है। इस मुद्दे ने देहरादून से लेकर दिल्ली तक भाजपा की फजीहत जरूर करवा दी है। वैसे फजीहत सिर्फ कुछ भाजपा नेताओं की या एक ही मुद्दे पर धामी सरकार की नहीं हो रही, बल्कि फजीहत देश की सर्वोच्च अदालत के जरिए भी बरकरार है, जहां सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय ने धामी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करके रख दिया है। भले सरकार अतिक्रमण को जिहाद का नाम देकर राजनीतिक लाभ लेते हुए अतिक्रमण से हजारों हेक्टेयर भूमि मुक्त करने का दावा कर रही हो, लेकिन असल सच्चाई देश की सर्वोच्च अदालत ने खोल कर रख दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में वन भूमि अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यह चौंकाने वाला है कि जब जंगल की जमीन खुलेआम और एक सिस्टम के साथ निजी हाथों में जाती रही, तब राज्य सरकार और उसके अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे रहे। अदालत ने कहा कि प्रशासन ने आंखों के सामने हो रहे अवैध कब्जों को रोकने के बजाय मूक दर्शक की भूमिका निभाई। ये मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष आया। सुनवाई के दौरान पीठ ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि वन भूमि पर अवैध कब्जे किए गए, लेकिन उत्तराखंड सरकार और वन विभाग इन्हें रोकने में पूरी तरह विफल रहे। अदालत ने इस स्थिति को चौंकाने वाला बताते हुए कहा कि राज्य मशीनरी की निष्क्रियता ने अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले के शुरुआती फैक्ट्स ये दिखा देते हैं कि हजारों एकड़ सरकारी फॉरेस्ट लैंड को प्राइवेट एंटिटीज यानी निजी हाथों ने कब्जे में ले लिया। और हैरानी की बात यह है कि ये सब राज्य प्रशासन की आंखों के सामने होता रहा। कोर्ट ने कहा इस मामले के तथ्य प्रथम दृष्टया ये दिखाते हैं कि किस तरह हजारों एकड़ जंगल की जमीन निजी हस्तियों ने व्यवस्थित तरीके से हड़प ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान वन मुख्य संरक्षक को निर्देश दिया है कि वे एक तथ्य जांच समिति गठित करें जो पूरे मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे। अंतरिम आदेश के तहत कोर्ट ने विवादित भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार के हस्तांतरण, गिरवी रखने या तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने पर रोक लगा दी है। साथ ही संबंधित क्षेत्र में किसी भी नए निर्माण कार्य पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आवासीय मकानों को छोड़कर शेष सभी खाली भूमि का कब्जा तुरंत वन विभाग और संबंधित जिलाधिकारी द्वारा लिया जाए ताकि वन भूमि को सुरक्षित रखा जा सके। दरअसल ये विवाद लगभग 2866 एकड़ भूमि से जुड़ा है, जिसे पहले सरकारी वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया था। आरोप है कि इस भूमि का एक हिस्सा ऋषिकेश स्थित पशु लोक सेवा समिति को लीज पर दिया गया था, जिसने बाद में कथित रूप से भूमि के टुकड़े अपने सदस्यों को आवंटित कर दिए। उच्चतम न्यायालय उत्तराखंड में वन भूमि के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जे से संबंधित अनीता कंडवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। 71.05% वन भूभाग वाले उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर वन भूमि पर कब्जा है।
राज्य के 53.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में से लगभग 38 लाख हेक्टेयर वन भूमि है, लेकिन इसमें से अप्रैल 2023 तक 11,900 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा था। वहीं वर्ष 2022 में लोकसभा चुनाव में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने बताया था कि उत्तराखंड में 10,649 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा था। इसके मुताबिक हिमालयी राज्यों में वन भूमि पर कब्जे के मामले में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर था। ये सब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में वन विभाग की ओर से दायर किए गए हलफनामे में उजागर हुआ है। जनवरी 2025 में वन विभाग ने बताया कि साल 2019 से अब तक यानी लगभग 6 साल में 2400 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा हुआ है। यह हालात तब है जब राज्य सरकार की ओर से दावा किया जाता है कि उसने 2023 हेक्टेयर भूमि कब्जा मुक्त करवा ली है। मतलब सरकार अतिक्रमण पर कार्रवाई का ढोल पीट रही है और दूसरी तरफ आज भी यहां की जमीनों पर अवैध कब्जे बरकरार हैं। मुसीबत धामी सरकार की यहीं खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के अलावा एक अन्य मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने भी वन प्रभाग से जुड़े एक मामले में सीबीआई, केंद्र सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मसूरी वन प्रभाग में 7,375 बाउंड्री पिलर्स के लापता होने और वहां तैनात रहे वन अधिकारियों के कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच के संबंध में दिया गया है। दरअसल पिलर गायब होने का मामला 2023 में तब सामने आया जब तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक वर्किंग प्लान संजीव चतुर्वेदी ने मसूरी वन प्रभाग के सभी बाउंड्रीज पिलर्स के सर्वे का आदेश दिया। तत्कालीन डीएफओ मसूरी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में कुल 12,321 पिलर्स में से 7,375 के जमीन पर पूरी तरह गायब होने का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इनमें से लगभग 80% पिलर्स मसूरी और रायपुर रेंज में हैं, जिन्हें रियल एस्टेट के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट का गुस्सा फूटा और कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी देते हुए कहा कि 7,375 पिलर्स आखिर कहां गायब हो गए, उनको आसमान खा गया या जमीन निगल गई। बहरहाल जो भी हो, इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। मसूरी और रायपुर जहां अरबों की वन भूमि पर होटल, रेस्तरां और कॉलोनियां उगाई हैं और उनमें से 80% पिलर इन्हीं 2 प्रभागों में गायब हैं। ये लापरवाही नहीं, सुनियोजित अपराध लगता है, क्योंकि बिना अफसरों की मिलीभगत, बिना राजनीतिक संरक्षण ये असंभव है। शिवालिक श्रृंखला की इस पर्वतमाला को बेरहमी से नोचा गया है और वन विभाग के कुछ तथाकथित अफसर या तो मूकदर्शक हैं या साझेदार। इन सभी के बीच एक और मुद्दा है जहां सरकार फेल और असहाय नजर आती है। दरअसल पूरा पहाड़ जंगली जानवरों के आतंक से सहमा हुआ है। गुलदार, तेंदुआ और भालू जानलेवा हो चुके हैं, जिन्हें आम भाषा में नरभक्षी कहा जा सकता है। शाम ढलते ही कई गांवों में नरभक्षी जानवरों के दिखाई देने की खबरें अब आम हो चली हैं। जंगलों में रहने वाले भालू अब घर आंगन में घुसने लगे हैं, मानव निर्मित रास्तों पर चहलकदमी करने लगे हैं। पोखरी ब्लॉक के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से एक भालू मौजूदा छात्र को उठाकर पास की झाड़ियों में ले गया, जहां उसने बच्चे पर नाखूनों से हमला किया और उसके कपड़े फाड़ दिए। गनीमत रही कि घटना के दौरान विद्यालय के एक छात्रा और एक शिक्षक ने साहस दिखाते हुए शोर मचाया और भालू का पीछा किया, जिसके बाद किसी तरह छात्र को झाड़ियों से बाहर निकाला जा सका। जबकि एक दिन पहले भी इसी स्कूल में एक और बच्चा भालू के हमले में घायल हो चुका है। वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि अध्यापक भी किस तरह हताश हैं और कह रहे हैं कि आखिर इन बच्चों को हम कैसे बचाएं। बार बार वन विभाग को बताने के बाद भी उनकी समस्या का कोई समाधान हो नहीं पाया। टिहरी में तो लोग पटाखों से गुलदार को भगाने के लिए मजबूर हैं और विभाग कह रहा है कि वो लोगों की सुरक्षा के लिए भगवान से दुआ कर रहे हैं। हेड ऑफ फॉरेस्ट रंजन कुमार मिश्र ने इस मामले पर कहा कि वो भगवान शिव से यह प्रार्थना करेंगे कि मानव वन्य जीव संघर्ष के बढ़ते मामले किसी तरह से थम जाएं। यदि अपने बच्चों को जंगली नरभक्षी जानवरों से बचाने के लिए भगवान के सामने ही जाना है, तो ऐसे अधिकारियों की उत्तराखंड वन विभाग में जरूरत ही क्या है। सुनिए और खुद ही अपना माथा पीट लीजिए ऐसे बचकाने बयान से। क्योंकि ये देवभूमि है और मैं डेफिनेटली सुपर नेचुरल पावर जो हमारा था उसको मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार का जो विषम परिस्थिति हो रखा है जंगली जानवर से, जो कि हिमालय में रहते हैं, हम भी हिमालय में रहते हैं, तो मैं शिव जी से प्रार्थना करूंगा कि डेफिनेटली हमारा जो परिश्रम है, हमारा जो डेडिकेशन है लोगों का एवं वन विभाग एवं दूसरे विभाग का, वो फलीभूत हो ताकि सब सुरक्षा में रहे। अंत में जाते जाते कानून का मजाक सत्ता के साए में कैसे उड़ाया जाता है ये भी देख लीजिए, जहां एक तरफ आम लोग सड़क पर जाम में फंसे रहे और भाजपाई हुड़दंग मचाते रहे। ये सचिवालय और पुलिस मुख्यालय के सामने की तस्वीरें हैं,
जहां बीजेपी युवा मोर्चा की आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के शोर शराबे के बीच कानून की व्यवस्था ने दम तोड़ दिया। सचिवालय में मुख्य सचिव और पीएचक्यू में डीजीपी दोनों उपस्थित थे। यहां से मुख्यमंत्री कार्यालय भी लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। इस वायरल वीडियो में देखिए कैसे अनुशासित पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने अनुशासन का चीरहरण कर दिया, कैसे लोग सड़क पर जाम में फंसे रहे और कैसे भाजपाई हुड़दंग मचाते रहे। आखिर ऐसे कार्यक्रम की अनुमति किसने दी होगी? कोई आम व्यक्ति अगर कभी जल्दबाजी में भी कोई गलती कर देता है तो पुलिस उसको ऐसे रोक लेती है जैसे वो कोई गंभीर अपराधी हो, जबकि यहां एक सत्ताधारी दल से जुड़े लोग खुलेआम कानून का मजाक बना रहे हैं। पुलिस का यही दोहरा चरित्र आम जन के मन में उसकी गलत छवि का निर्माण करता है। सब कुछ पिछले कुछ वर्षों में उथल पुथल मचा भाजपा की सरकार की किरकिरी करवा ही रहा है। फिर चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड और सिस्टम पर उठे सवाल हो, सुप्रीम कोर्ट की धामी सरकार को लताड़ और कठोर एक्शन हो, या फिर गायब हुई जमीन हो, या फिर सत्ता के नशे में चूर भाजपाई हो, सब आंखों के सामने है। बस आपको अपनी आंखें ठीक से खोलने की जरूरत है ताकि सच सीधा और साफ दिखाई दे सके। आज के इस हफ्ते में इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।